G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। मतलब ये कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 देशों के बीच जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन सबको इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि G20 आखिर है क्या? आखिर G20 बनाने के पीछे का मकसद क्या था और G20 काम कैसे करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, भारत का G20 से क्या रिलेशन है? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि G20 के बनने के पीछे का रीजन क्या था। इसका जवाब है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। सन 1997 में थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया, जिसका असर पूरे साउथ एशियन कंट्रीज पर पड़ा। इस क्राइसिस में इन देशों की करेंसी की वैल्यू काफी तेजी से गिरने लगती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी, दंगे और इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जिसके बाद वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देशों को ये समझ में आता है कि अगर हमें पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना है तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर डिस्कशन हो सके कि वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। जिसके बाद 26 सितंबर साल 1999 में G7 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना की जाती है, जिसमें G7 मेंबर्स के साथ दुनिया के अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज और रीजनल लेवल पर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन्हें शामिल किया जाता है। G20 में टोटल 19 कंट्रीज और 1 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज मेंबर्स हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। G20 पूरे वर्ल्ड के 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लगभग 67% जनता इन्हीं देशों में रहती है। इसके साथ ही G20 दुनिया की 85% GDP को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ दुनिया के 75% ट्रेड को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उसमें से 75% ट्रेड केवल इन्हीं देशों के बीच में होता है। अब चूंकि G20 को बनाने के लिए मेजर रीजन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना था, इसलिए साल 1999 में जर्मनी के कैपिटल बर्लिन की पहली मीटिंग से लेकर के 2008 तक इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के बीच ही मीटिंग्स होती रही, जब तक कि 2008 में वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ जाता है। जिसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यह सुझाव दिया कि हमें अगर इस तरह के मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना है तो और सीरियस लेवल की मीटिंग्स करनी चाहिए और G20 के वर्ल्ड लीडर्स यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की एक समिट होनी चाहिए, जिसमें इन गंभीर मुद्दों पर बात की जा सके और एक वे फॉरवर्ड निकाला जा सके इन मुद्दों से निपटने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा फ्रांस के प्रेसिडेंट की बातों की पहल की जाती है, जिसके बाद G20 देशों के वर्ल्ड लीडर्स के बीच अमेरिका में पहली बैठक होती है। तब से ये कंट्रीज हर साल अलग अलग देशों में मिलती हैं और दुनिया के मेजर क्राइसिस लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और सस्टेनेबल गोल्स पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार करती हैं कि इनसे निपटना कैसे है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि G20 ग्रुप का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि ये ट्रॉइका प्रिंसिपल पर काम करती है। आइए समझते हैं कि ट्रॉइका क्या होता है और G20 कैसे काम करता है। बेसिकली ट्रॉइका एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेस पर काम किया जाता है, यानी कि पिछला समिट जो कि इंडोनेशिया के बाली में हुआ था और प्रेजेंट यानी कि इस बार भारत के दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, तो इंडिया इंडोनेशिया से सीखेगा कि समिट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और समिट के क्या क्या एजेंडाज होंगे, जिसकी बात आगे हम करेंगे। और फ्यूचर यानी कि 2024 में G20 समिट जो कि ब्राजील में होने वाला है, तो ब्राजील इंडिया से गाइडेड होगा। ओवरऑल मतलब ये है कि इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ट्रॉइका कंट्रीज हुए जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। इस ट्रॉइका में 2 इम्पोर्टेंट ट्रैक होते हैं। पहला इम्पोर्टेंट ट्रैक है फाइनेंशियल ट्रैक, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दे देखता है, और दूसरा ट्रैक होता है शेरपा। वैसे तो शेरपा नेपाल में रहने वाले नोमैडिक ट्राइब को कहा जाता है, लेकिन यहाँ शेरपा का मतलब है हर एक कंट्रीज के लीडर्स का अपना एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। भारत में प्राइम मिनिस्टर के शेरपा हैं नीति आयोग के फॉर्मर CEO मिस्टर अमिताभ कांत, जो अपने देश की बात को दूसरी G20 कंट्रीज के साथ रखेंगे। अब बात करते हैं एजेंडाज ऑफ इंडिया इन G20, यानी कि G20 समिट में भारत के क्या मुद्दे होंगे। तो बेसिकली इंडिया में हो रहे G20 का थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
और साथ ही G20 की मीटिंग में रसिया यूक्रेन वार पर भी डिस्कशन हो सकता है कि इसे रोका कैसे जाए और रसिया यूक्रेन वार को रोकने में इंडिया क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सेकेंड, रसिया यूक्रेन वार की वजह से बढ़ते फूड और एनर्जी प्राइसेस पर भी बात हो सकती है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन ग्लोबल बॉइलिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है और पास्ट के कुछ ईयर्स में मेजर क्लाइमेटिक चेंज देखे जा सकते हैं। तो कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, इस पर भी वर्ल्ड के लीडर्स के द्वारा डिस्कशंस की जाएंगी। फोर्थ एंड लास्ट, ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करने पर भी चर्चा हो सकती है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के डिसीजंस में डेवलप्ड कंट्रीज के इंटरफेरेंस को कम से कम किया जाना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं एंड हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर